नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत में वक्फ एक्ट ये कोई सहज प्रक्रिया से या स्वाभाविक रूप से नहीं बना। इसके पीछे एक सोची समझी गहरी साजिश थी। पहले ब्रिटिश सरकार और उसके बाद भारत सरकार, आज़ाद भारत की सरकार के सामने ये विकल्प खुला हुआ था कि वो कानूनी आधार पर इस कानून को, इस व्यवस्था को ख़त्म कर दे। लेकिन इस व्यवस्था को ख़त्म करने की बात तो दूर है, इसको पाला पोसा गया, इसको और ताकतवर बनाया गया। उसके पीछे उद्देश्य क्या था? एकमात्र उद्देश्य, दो अलग अलग सरकारों का के दो उद्देश्य, दोनों के एक एक उद्देश्य। ब्रिटिश सरकार का जो है उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम डिवीज़न और मुसलमानों का अपीजमेंट, और आज़ाद भारत की सरकार का जो उद्देश्य था वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट, कि इससे मुसलमान खुश होगा और मुसलमान हमको वोट देगा, मुसलमान हमारा कैप्टिव वोटर बना रहे। इसके लिए आज़ाद भारत की सरकारों ने, ख़ास तौर से कांग्रेस की सरकारों ने जो भी संभव था सब कुछ किया, कानून के दायरे में रहकर, कानून के दायरे से बाहर जाकर, और कानून बनाए और कानून में ऐसे संशोधन किए जिससे इनको बल मिले। और ये सिलसिला 1954 से शुरू हुआ, आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ, और 1995 यानी 1995 तक अनवरत रूप से चलता रहा। अब देखिए, इस्लामी कानून के हिसाब से वक्फ है क्या? वक्फ ये है कि धर्मार्थ कामों के लिए, चैरिटेबल कामों के लिए आप कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति जो है वो वक्फ करते हैं। इसका मतलब वो संपत्ति अल्लाह में निहित हो जाती है और उसके बाद उसका इस्तेमाल सिर्फ जो है सामाजिक कल्याण के कामों में, शिक्षा, लोगों की सहायता और इस तरह के कामों में ही की जा सकती है। मिस्र की जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे मशहूर इस्लामी यूनिवर्सिटी है, वो इसी तरह से बनी है और कई विश्वविद्यालय बने हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं। लेकिन भारत में वक्फ की शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत के समय। उस समय के सुल्तान मुइजुद्दीन ने मुल्तान की एक मस्जिद को 2 गांव वक्फ किए, यानी उनको धर्मार्थ दे दिया। उन 2 गांवों की पूरी संपत्ति जो है वो मस्जिद को दे दी। यहाँ से शुरुआत होती है, जो भी ट्रेस किया जाता है भारत में वक्फ के बारे में, वो यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद अंग्रेज़ों का दौर आया। अंग्रेज़ों के दौर में वक्फ की संपत्ति का एक विवाद, एक मुकदमा प्रिवी काउंसिल तक पहुँचा लंदन में इस पर विचार के लिए, इस मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। इस पर विचार के लिए 4 जजेस की एक पीठ बनाई गई, एक बेंच बनाई गई। 4 जजेस की पीठ ने इस पर सुनवाई की, लंबी बहस सुनी, सभी पक्षों को सुना, और उसके बाद जो फैसला दिया उसका एक लाइन में, उस फैसले को आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा परपीच्युटी ऑफ वर्स्ट काइंड, यानी सबसे घटिया दर्जे की असीमता। इस कानून को उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब भारत में जो ब्रिटिश राज था उसके सामने बड़ा सीधा सा जो है उपाय था, बड़ा सीधा सा विकल्प था कि वो इस कानून को ख़त्म कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो मुस्लिम अपीजमेंट का, मुसलमानों को खुश रखने का और मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाए रखने का, बांटे रखने का, उसके रास्ते में ये बाधा बनता था ये फैसला। तो उन्होंने इसे लागू नहीं होने दिया और इसको बनाए रखने के लिए मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 बनाया, और इसके ज़रिए जो है वक्फ की व्यवस्था जो है उसको एक तरह से स्थायी बना दिया, कम से कम ब्रिटिश इंडिया में। अब उसके बाद जब आज़ादी मिली 1947 में, तो आज़ाद भारत की सरकार के सामने विकल्प था कि वो जो फैसला था 4 जजेस की पीठ का, उसको लागू करते और वक्फ एक्ट जो है उसको ख़त्म कर देते। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई, उसी नीति पर जो है वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार चली। उसने 1954 में वक्फ एक्ट पास कर दिया। और आपको मालूम है कि इस्लाम के बारे में और हिंदुत्व के बारे में जवाहरलाल नेहरू की राय क्या थी? दोनों के बारे में उनकी राय अलग अलग थी। इस्लाम के बारे में बिल्कुल वो किसी भी तरह का समझौता करने, किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने को गलत मानते थे, बहुत बड़ा अपराध मानते थे।
लेकिन हिंदुत्व के मामले में उसके खिलाफ जो भी करने की ज़रूरत हो वो सब करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये हिंदुत्व से बुरी कोई चीज़ भारत में है ही नहीं। तो हमेशा वो जब भी हिंदुत्व की बात आई उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा भी है कई बार कि वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। उनका मतलब सीधा ये था कि हिंदू परिवार में पैदा हो गए इसलिए हिंदू हैं। इसको फिर कांग्रेस की सरकार ने आगे बढ़ाया। 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बना दी गई। लेकिन ऐसा लगा कांग्रेस को, कांग्रेस जब मुश्किल में आई 1992 में, जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिर गया और कांग्रेस को लगा कि हमारे हाथ से मुसलमान वोट निकल सकता है, और जो माहौल देश में बना था उसमें जो है कांग्रेस के खिलाफ बड़ा माहौल बना हुआ था, उसमें मुसलमान भी खिलाफ थे, तो मुसलमान हमारे साथ बने रहें इसलिए उनको खुश करने के लिए, जिसको मुस्लिम अपीजमेंट कहते हैं हम लोग, मुस्लिम तुष्टीकरण, उसके लिए। और मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं तो मुसलमानों के एलीट वर्ग की तुष्टीकरण की बात करते हैं, उनका जो अशरफ वर्ग है उसकी तुष्टीकरण की बात करते हैं। 80% से ज़्यादा जो पसमानदा है उसकी बात नहीं करते हैं। इस अशरफ वर्ग ने ही, अशरफ ने ही जो है इन पसमानदा मुसलमानों का इस्तेमाल किया अपने अपीजमेंट के लिए, उनकी संख्या के बल पर सौदा किया, उनके वोट का सौदा किया, तो उनके वोट के सौदागर बन गए कि हमें खुश रखोगे तो इनका वोट दिलाने की जिम्मेदारी हमारी, उसकी गारंटी हमारी। तो इसीलिए आप देखिए कांग्रेस की सरकारों ने जितने भी इस तरह के कदम उठाए वो आम मुसलमान की भलाई के लिए कभी नहीं उठाए। आज की तारीख में देश में स्थिति ये है कि डिफेंस, रेलवेज़ के बाद सबसे बड़ा लैंड बैंक किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। और उस लैंड बैंक का इस्तेमाल क्या हो रहा है, उसका इस्तेमाल किसके भले के लिए हो रहा है? कम से कम मुसलमानों के लिए भले के लिए हो रहा हो ऐसा तो दिखाई नहीं देता। एक छोटा सा वर्ग है, एक छोटी सी कोटरी है जिसको अशरफ कहते हैं, जो एलीट है मुसलमानों का, वो अपने हक के लिए उनका इस्तेमाल करता है। तो 1992 के बाद जब दबाव में आई कांग्रेस पार्टी तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1995 में इस एक्ट में, वक्फ एक्ट में संशोधन किया और राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को ये अधिकार दे दिया गया स्टेट वक्फ बोर्ड बनाने का। तो स्टेट वक्फ बोर्ड बन गया, उनके अधिकार और बढ़ गए और नतीजा ये हुआ कि ये स्टेट वक्फ बोर्ड जितने थे ये सब भ्रष्टाचार के सबसे बड़े अड्डे बन गए। अभी दिल्ली के विधायक हैं अमानतुल्लाह खां, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उसके फंड के घोटाले और दूसरे घोटालों में उनको अभी गिरफ्तार किया गया, जेल गए। और केवल ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात नहीं है, जहाँ भी जिस प्रदेश में वक्फ बोर्ड में आप हाथ डालेंगे पता चलेगा कि घोटाले घपले हो रहे हैं। वक्फ की संपत्ति को जिस तरह से खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जिस तरह से उसका इस्तेमाल अपने परिवार वालों के लिए, अपने दोस्त मित्रों के लिए किया जा रहा है, उसका उदाहरण शायद ही आपको कहीं मिलेगा। इतना बड़ा लैंड बैंक लेकर आम मुसलमानों को घर भी मुहैया कराने की स्थिति में नहीं है वक्फ बोर्ड, आम मुसलमानों को शिक्षा देने की स्थिति में नहीं है वक्फ बोर्ड, तो फिर कौन सा चैरिटी का, कौन सा खैरात का काम कर रहा है? सवाल ये है कि किसके लिए ये संपत्तियां, किसके लिए? और ऊपर से एक नया ट्रेंड चला कि दूसरों की संपत्ति पर, ख़ासतौर से हिंदुओं की संपत्ति पर जबरन कब्जा करो, वक्फ डिक्लेयर कर दो। उसी पहली बड़ी कोशिश को नाकाम किया है केंद्र सरकार ने जब दिल्ली की 123 संपत्तियों को वक्फ से बाहर निकाला, डीनोटिफाई किया। उसका बड़ा रिएक्शन है, उसका बड़ा विरोध हो रहा है मुस्लिम समाज में। और मुस्लिम समाज कह रहा हूँ तो बार बार अशरफ की बात कर रहा हूँ मैं। आपको वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व में पसमानदा समाज के लोग नहीं मिलेंगे। ये बोर्ड न तो आम मुसलमानों का भला कर रहा है, न समाज के दूसरे वर्गों का भला कर रहा है। और ये बोर्ड की सारी गतिविधियां, इसको जो पैसा मिल रहा है, इससे जो इसका रसूख बनता है, इसका जो हैसियत बनती है, उसके कारण हिंदू मुस्लिम वैमनस्य पैदा करने में इन संस्थाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। और इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के कारण, उसके पास जितनी ज़मीन है उसके कारण हिंदुस्तान में एकमात्र मजहब है जिसके पास अपने धार्मिक स्थानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़मीन है। वक्फ बोर्ड के बारे में अभी मैंने कहा कि डिफेंस और रेलवे
के अलावा वो सबसे बड़ा लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन अर्बन लैंड बैंक की बात करें तो उसमें वक्फ बोर्ड नंबर 1 पर है। यानी शहरी ज़मीनों का, उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा लीजिए, उसके महत्व का अंदाज़ा लगा लीजिए, वो सब वक्फ बोर्ड के पास है। और उसके बरक्स आप देखिए कि हिंदुओं के मंदिर और उस मंदिरों के पास जो भी संपत्ति है, जो भी ज़मीन है, उसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह का भेदभाव आखिर क्यों होना चाहिए? इस तरह का एक धर्म एक मजहब के बीच में इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों होना चाहिए? लेकिन ये हो रहा है, ये आज तक हो रहा है। इसको रोकने के लिए जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं, जितने वक्फ बोर्ड हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, कैसे संपत्ति हासिल की है इसकी जांच होनी चाहिए, और इसके लिए एक जांच आयोग बिठाकर इसकी जो है गहन जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए पूरे उनके फाइनेंसेस का। बिना उसके हिंदुओं का तो छोड़िए, आम मुसलमान का भी भरोसा जीतना मुश्किल है। तो वक्फ बोर्ड इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था में एक तरह का कैंसर है। इस कैंसर का इलाज करना ज़रूरी है, और ये कैंसर इतना बढ़ चुका है कि इसकी सर्जरी के अलावा इसका कोई और उपाय है नहीं। और जब तक ये सर्जरी नहीं होगी तब तक ये मर्ज़ और बढ़ता रहेगा, और एक दिन जब इसका विस्फोट होगा फिर उस स्थिति को संभालना शायद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।